हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 61 to 70 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन 8 जनवरी 2022 ऑनलाइन सीटेड एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, सो मैंने जो सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाकर रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। इससे आप का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जब से ऑनलाइन सीटेड एग्जाम होने लगा है तब से जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा इन्होंने हाई किया है। सो ऑब्वियसली 6th से लेकर 8th के टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी को पढ़ने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए फ्रॉम 9th and 10th grade. Okay, so without wasting any time, let's get started with today's session. And the first question is, which of the following is a pair of kharif crop? ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें सिर्फ खरीफ क्रॉप्स के बारे में बताया गया हो। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर 3, जो कि है पैडी एंड मेज। क्योंकि दोनों ही यहाँ पर जो क्रॉप्स दिए गए हैं वो दोनों ही हमारे खरीफ क्रॉप्स है जिनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। सो यहाँ पर तो कुछ भी आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। सो ऑब्वियसली आपको खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स के नेम याद होने चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो खरीफ क्रॉप्स है उनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, यानी कि जून टू सितंबर मंथ में। ओके, और जो एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स है ये आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, वो है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ओके, अब हम जान लेते हैं राबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। सो ये ऐसे क्रॉप्स है जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक। ओके, और जो कुछ एग्जाम्पल्स है राबी क्रॉप्स के वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। सो आप को ये पूरा याद होना चाहिए कि कौन से खरीफ क्रॉप्स है, कौन से राबी क्रॉप्स है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार सीटेड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ टुडेज सेशन, द टेबल बिलो मैचेस 3 human diseases with their causative microorganisms and the mode of transmission. So यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो कॉलम है वहां पर ह्यूमन डिजीज के नाम है, सेकंड कॉलम में कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए, उसका कैटेगरी दिया गया है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन थर्ड कॉलम में दिया गया है कि किस तरीके से ये फैलता है। Some entries in the table have been marked X, Y and Z. So आप देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ जगह पर ब्लैंक है, यानी कि X, Y, Z को हमें करेक्टली ढूंढ कर निकालना है। So चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो टाइफॉइड है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, और ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न। ठीक है, सो हम वाटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मीजल्स, मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ओके, और ये एयर से ट्रांसमिट होता है। डेंगी जो है वो डेंग 1 to 4 वायरस है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर भी हम वायरस लिखेंगे, और यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू अ वेक्टर। वेक्टर कौन होते हैं? दे आर द कैरियर ऑफ द पैथोजन। सो यहाँ पर जो वेक्टर या जो कैरियर है वो कौन है? मस्कीटो। सो उस हिसाब से हमारा X है वाटर, फिर हमारा Y है वायरस और Z भी है वायरस। सो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर बैठता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, वाटर, वायरस, वायरस। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में आपको असर्शन और रीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक असर्शन है जो कि कह रहा है मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। सो जो मर्क्यूरी मेटल है जो कि लिक्विड मेटल होता है, इसका इस्तेमाल हम थर्मोमीटर्स में करते हैं। सो ये तो सही है। रीजनिंग 1 या फिर जो रीजन 1 दिया हुआ है वो क्या है? मर्क्यूरी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ये तो सही बैठ रहा है क्योंकि मर्क्यूरी एक मेटल है। सो ऑब्वियसली मेटल का जो हमारा प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा हुआ है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये तो सही बैठ रहा है। रीजन 2 जो दिया हुआ है, मर्क्यूरी एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली व्हेन हीटेड। सो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम मेटल को
हीट देते हैं सो वो एक्सपैंड करते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स। और इसी प्रॉपर्टी को, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम इस्तेमाल करके, उसी प्रिंसिपल पर हम थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब भी हम थर्मोमीटर को अपने आर्मपिट में रखते हैं या फिर अपने मुंह पे रखते हैं जीभ के नीचे, सो हमारी जो बॉडी हीट होती है उससे ये मर्क्यूरी क्या करता है, एक्सपैंड करता है और हमें रीडिंग मिलती है हमारी बॉडी टेम्परेचर की। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज R1 and R2 are correct, ये तो आपने अभी देखा, and they together provide the correct explanation of the assertion. So क्यों हम थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं वो रीजन 1 और 2 बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। So चलिए थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि क्या मैंने कुछ मिस किया। तो देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, ओके। सो रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में रहता है। It is a good conductor of heat and electricity, क्योंकि ये एक मेटल है so obviously it is a good conductor of heat and electricity and it expands on heating. So metal की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं। So चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, जो कि है रीड द स्टेटमेंट्स बिलो। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गए हैं A, B और C, इन्हें हमें पढ़ना है। So statement A is saying all protozoans are unicellular. So जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होता है, ये तो सही है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सॉरी इसको रब करते हैं, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। So first statement is correct. Second one is saying that all bacteria are unicellular, ये भी सही है, but they are unicellular prokaryotes, ये आपको ध्यान में रखना है। और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हम किन्हें कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, वेरएस प्रोकैरियोट्स लैक दीज थिंग, और उनकी जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है और उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, राइट। अब स्टेटमेंट सी पढ़ लिया जाए, ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोल्यूशन अभी जो मैंने आपको बताया उससे हमारे जो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स ढूंढने के लिए कहा गया है, तो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर बैठ रहा है वो है ए एंड बी। अब सी वाला क्यों गलत है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि देखिए फंजाई कुड बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सो फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती है, जैसे कि ईस्ट हमने पढ़ा हुआ है जिसको हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वाइन प्रोडक्शन में या अल्कोहल प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। पर जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि मशरूम जो बहुत लोगों को खाना पसंद है, इवन पेनिसिलियम, राइट। सो ये आपको याद में मतलब ध्यान में रखना है कि फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर बैठ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 अभी हम करेंगे, ये एक न्यूमेरिकल है बट बहुत ही ईजी है। The radii of 2 metallic balls A and B are in the ratio 3:1. So हमारे पास 2 metallic balls है A और B, और उनकी जो radius है उसकी रेशियो क्या है 3:1, and their densities are in the ratio 1:3, और उनकी जो डेंसिटी है उसकी रेशियो क्या है 1:3. What will be the ratio of the masses of A and B? So A और B जो metallic balls है उनकी masses का ratio हमें पता करना है। So ये तो हम यूं ही solve नहीं कर सकते, यूं ही हम तुक्का भी नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें इसको solve करना पड़ेगा। So चलिए बढ़ते हैं अपने explanation की ओर। So जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो metallic ball है उसका radius R1 पकड़ा है, B जो है उसका मैंने radius R2 पकड़ा है। So R1:R2 3:1 ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर मेटालिक बॉल A का जो डेंसिटी है वो D1 पकड़ा है मैंने, और मेटालिक बॉल B का जो डेंसिटी है उसको मैंने D2 पकड़ा है, और जो रेशियो वहां पर क्वेश्चन में बताया गया है वो है 1:3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको जो मास है दोनों बॉल का उसका रेशियो निकालना है, उसके लिए हमें वॉल्यूम का पता होना जरूरी है। सो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल A उसको मैंने V1 डिनोट किया है। सो हम जैसे जानते हैं कि मेटालिक बॉल है तो ये ऑब्वियसली एक
सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये एक स्फीयर है। सो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो क्योंकि हम मेटालिक बॉल ए का यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हम R1 कंसीडर करेंगे। सो R1 क्या है, यहाँ पर हमने देखा 3 है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर हमने 3 क्यूब दिया है। अब इसको सॉल्व पूरा करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशन आता है वॉल्यूम 1 जो हमारा मिलता है हमको, वो है 36 पाई। उसी हिसाब से जब हम मेटालिक बॉल बी का वॉल्यूम निकालते हैं जिसको मैंने V2 से डिनोट किया है तो हमको मिलता है 4/3 पाई। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। पर क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि हमें दोनों मेटालिक बॉल के मासेस के रेशियो निकालने हैं। सो मास को हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये एक फॉर्मूला निकलता है। इस वाले फॉर्मूला से ही ये वाला फॉर्मूला निकला है, क्योंकि मास निकालना है तो ये वॉल्यूम जाकर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम सारी वैल्यूज बिठाए, मास ऑफ मेटालिक बॉल ए जिसको M1 से डिनोट किया है, सो डेंसिटी उसकी थी 1 और हमको वॉल्यूम मिला 36 पाई, तो यहाँ पर 36 पाई ही आ रहा है हमारा मास ऑफ मेटालिक बॉल ए। मास ऑफ मेटालिक बॉल बी जिसको M2 से डिनोट किया गया है, उसका जो डेंसिटी था वो 3 था और हमारा जो वॉल्यूम निकला वो था 4/3 पाई। सो उससे हमें मिल रहा है 4 पाई। सो M1 is to M2 comes 9:1। सो यहाँ पर देख लेते हैं 9:1 कोई ऑप्शन है कि नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। सो आशा करती हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, अ सैंपल ऑफ वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 96 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कुड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। सो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट बताई गई है। क्या कहा गया है कि एक वाटर सैंपल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 96 डिग्री सेल्सियस है। सो जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो यहाँ पर ये वाला जो सैंपल ऑफ वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो क्या कारण हो सकता है, क्या इन्फरेंस हो सकता है जो जस्टिफाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को। सो हमको 3 इन्फरेंसेस दी गई है, चलिए पढ़ लेते हैं। देयर आर सम इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसलिए है क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज है। ये स्टेटमेंट या ये इन्फरेंस गलत है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी किसी चीज में इम्प्यूरिटीज पाई जाती है तो वो चीज जो उसकी एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर वो बॉयल होती है। सेकंड कहा जा रहा है द सैंपल टेकन इज ऑफ सी वाटर। ये भी गलत है, क्योंकि सी वाटर में जो सॉल्ट है और भी अलग अलग तरह की इम्प्यूरिटीज होने के कारण सी वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस से हायर टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा। वाटर इज बीइंग बॉइल्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड, ये वाला इन्फरेंस सही है, क्योंकि जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते रहता है, जिस वजह से जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही उबलना स्टार्ट कर देती है, वो बॉइलिंग पॉइंट उसका लो हो जाता है। सो यहाँ पर हमको जो स्टेटमेंट दिया गया था कि एक सैंपल ऑफ वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 96 डिग्री सेल्सियस है, उसका रीजन ये है कि उस सैंपल ऑफ वाटर को हम किसी ऊंचाई पर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाकर हम उसे बॉयल करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ओनली सी इन्फरेंस ही पहले वाले जो स्टेटमेंट को दिया गया है उसे अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। सो एक बार एक्सप्लेनेशन भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, सी वाटर विल बॉयल एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट होता है, अदर इम्प्योरिटीज होती है। वाटर बॉयल्स फास्टर दैट इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर ऑल्टीट्यूड ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ टुडेज सेशन, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम makes it suitable for making foils for wrapping fruit। So आपने ये तो देखा ही होगा कि जब हम स्कूल में जाते थे, इवन जब हम जॉब भी करते हैं, तो बहुत घरों में ऐसा होता है कि जो परोठे हैं या जो रोटियां हैं उसको एल्यूमिनियम फॉयल में, या ब्रेड सैंडविचेस जो है उसको एल्यूमिनियम फॉयल में रैप कर कर मम्मी भेजती है टिफिन हमको, राइट। या घर के जो भी बड़े हैं वो ऐसा करते हैं। सो क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पर एल्यूमिनियम की जिस वजह से उसको हम ऐसे पतले फॉयल्स में चेंज कर पा रहे हैं। सो पहला जो ऑप्शन कह रहा है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, ये है तो सही स्टेटमेंट कि एल्यूमिनियम एक मेटल है, सो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, पर ये प्रॉपर्टी उसको फॉयल बनाने में मदद नहीं करती है।
इट डजंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सो पहला और दूसरा स्टेटमेंट भी नहीं जा रहा है. इट फॉर्म्स यूजफुल अलॉय, ये भी सही नहीं है. इट इज हाईली मैलिएबल, ये वाला सही स्टेटमेंट है. मैलिएबल का मतलब क्या है कि हम किसी मेटल को पीट पीट कर उसकी पतली शीट बना सकते हैं. सो मैलिएबिलिटी इज one property of metals which means it can be beaten into thin sheets. So हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे वो उस मेटल का, और इसको अगर हम कंटिन्यूअसली पीटते रहेंगे सो हमें एक पतली सी फॉयल मिलेगी. सो ये जो प्रॉपर्टी है यही कहलाती है मैलिएबिलिटी. ओके, सो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेनोमेनन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट. सो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये जानते ही होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस 78% प्रेजेंट रहता है, पर ये जो नाइट्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में है. ठीक है, सो गैसियस नाइट्रोजन को प्लांट्स इस्तेमाल नहीं कर पाती है क्योंकि प्लांट्स का वन रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन. ओके, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं और वहीं से हमको प्रोटीन्स भी मिलती है. सो प्लांट्स को कैसे मिलता होगा नाइट्रोजन? सो यहाँ पर प्लांट्स को कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद लेनी होती है. ठीक है, जैसे कि राइजोबियम. सो जैसे कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं कुछ बैक्टीरियाज. सो यहाँ पर पूछा गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स में कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है. सो मैं आपको बता देती हूँ. 2. reducing nitrates present in the soil to release nitrogen gas, ये तो नहीं है, ये तो एक्चुअली हो रहा है डीनाइट्रिफिकेशन, जहां पर जो सॉइल में मौजूद नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है वहां से दोबारा नाइट्रोजन गैस बन रहा है. सो ये तो सही नहीं है. डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया, ये भी सही नहीं है. पर यहाँ पर दो ऑप्शन में लोगों को डाउट होगा. पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड देन टू नाइट्रेट्स, ये वाला तो होता ही है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया. और चौथा वाला बता रहा है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये वाला क्यों नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो मैं आपको बताती हूँ. जब लाइटनिंग होती है ना, सो उस वक्त क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है एयर में, ये दोनों रिएक्ट कर कर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं. सो ऑब्वियसली ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन नहीं है. मतलब प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो तो बैक्टीरिया की मदद से होता है. सो इस यहाँ पे जो हो रहा है, फोर्थ पॉइंट में जो हो रहा है, वो तो लाइटनिंग की वजह से हो रही है. तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर. क्वेश्चन नंबर 69 भी एक न्यूमेरिकल है बट बहुत ही इजी है. इसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे. अ फैमिली ट्रैवल्ड फ्रॉम सूरत टू मुंबई बाय कार. सो एक फैमिली है, उसने सूरत से मुंबई तक की जर्नी कंप्लीट की. किसकी मदद से? कार की मदद से. द ओडोमीटर ऑफ देयर कार रीड्स 5812 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप. सो हर कार में ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है ओडोमीटर. ये बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो जब उन्होंने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी तब ओडोमीटर 5812 किलोमीटर रीडिंग दिखा रहा था, और जब उन्होंने अपनी ट्रिप एंड की तो ओडोमीटर की रीडिंग थी 6092 किलोमीटर. ओके, if it took them 5 hours 20 minutes to complete this journey, what was the average speed? तो यहाँ पर कहा गया है कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में अगर टोटल टाइम जो लगा है वो है 5 hours 20 minutes, सो उस कार की एवरेज स्पीड हमको निकालनी है. तो ये भी हम ऑप्शन देखकर तो बता नहीं सकते, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा. सो चलिए चलते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन की ओर. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओडोमीटर रीडिंग एट द स्टार्ट क्या बताई गई है? 5812 किलोमीटर. ओडोमीटर रीडिंग एट द एंड क्या बताई गई है? 6092 किलोमीटर. सो कितना डिस्टेंस कवर किया? सूरत से मुंबई जाने में उन्होंने कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल रीडिंग है उससे इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे. सो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या आया? 280 किलोमीटर. राइट. टोटल टाइम टेकन हमको ऑलरेडी बता दिया गया है, पर आवर और मिनट के फॉर्म में बताया गया है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ही आवर में चेंज करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पर सारे जो यूनिट्स है स्पीड के किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं. सो हम क्या करेंगे, 5 आवर तो वैसा ही रहेगा, जो 20 मिनट्स है उसको आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 60 से डिवाइड करेंगे. सो आ रहा है 5 1/3 आवर विच ऑल्सो मीन्स 16/3 आवर.
अब एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमको मिला 280 किलोमीटर और टोटल टाइम हमको मिला 16/3 आवर। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा एवरेज स्पीड आ रहा है वो है 52.5 किलोमीटर पर आवर। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। यस, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 विच सेज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 52.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के सेशन का। यहाँ पर कहा गया है टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका दूसरा नाम है एंटासिड। एंटासिड, ओके, और ये एक बेस है, ठीक है। सो टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर एसिडिटी। सो एसिडिटी कब होती है? जब हम कुछ स्पाइसी चीजें खा लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कभी कभार हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। सो जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमारे चेस्ट में एक जलन जैसा फील होता है, बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है। सो तब हमको एडवाइस किया जाता है कि हम एंटासिड खाएं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो उसका दूसरा नाम है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंटासिड है वो एक बेस है और जो एक्सेसिव एसिड सिक्रीशन है वो भी एक क्या है, एक एसिड है। HCl जो है वो एसिड है। सो बेस और एसिड के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, राइट, और हीट इज इवॉल्व, हीट रिलीज होती है। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए रिएक्शन की मदद से इसे समझते हैं कि जो ऑप्शन 3 है वही इसका करेक्ट आंसर क्यों है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये है एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो इसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस, और जो एक्सेसिव एसिड है हमारे स्टमक में वो क्या है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, ओके। सो अब ये जो बेस है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। सो बेस एंड एसिड दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और वाटर भी बनता है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। सो क्योंकि बेस और एसिड के रिएक्शन को जहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, उसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगर आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसने हाइड्रोजन को HCl से, HCl जो कंपाउंड है उससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उसने क्लोराइड मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग हियर विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो, जो OH होल ट्वाइस है उसने हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैग्नीशियम ने HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उधर जो OH होल ट्वाइस है वो भी डिस्प्लेस्ड हो गया और उसने वाटर फॉर्म किया। सो इस तरह के जो रिएक्शन है उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दो बार दो कंपाउंड से दो चीजों को हटा दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3, दैट this type of chemical reaction is also known as double displacement and neutralization reaction. So इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हम ऐसे ही कंटेंट के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी। बाय बाय एवरीवन।